बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने स्टार्ट कर दिया है क्लास 10 के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 17 बायोटेक्नोलॉजी। आज के वीडियो लेक्चर में हम थोड़ा बहुत बायोटेक्नोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बारे में, साथ में उसके डिफिनीशन के बारे में, इम्पोर्टेंस के बारे में और फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को और फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ते हैं बायोटेक्नोलॉजी के इंट्रोडक्शन को कि इंट्रोडक्शन में उन्होंने क्या लिखा है। तो बायोटेक्नोलॉजी जो है इसमें डेवलपमेंट पुराने ज़माने के टाइम से शुरू हुआ। पुराने ज़माने के जो लोग थे वो क्या करते थे, बायोटेक्नोलॉजी के टेक्निक्स को यूज़ करते थे और वहाँ से बायोटेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया। और बायोटेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट तब स्टार्ट हो गया जब ह्यूमन बीइंग को पहली दफ़ा ये रियलाइज़ हो गया, ये समझ में आ गया कि वो क्या कर सकता है, अपने डिज़ायर, अपने ख्वाहिश के मुताबिक वो फसलें भी उगा सकता है और इसी तरह अपने ख्वाहिश के मुताबिक एनिमल्स को भी क्या कर सकता है, वो प्रोड्यूस कर सकता है मुख्तलिफ़ एनिमल्स को आपस में ब्रीड करने से। पुराने ज़माने के जो लोग थे वो क्या करते थे, बायोटेक्नोलॉजी के टेक्निक्स को यूज़ करते थे और इसी तरह मिल्क जो होता है उसको कन्वर्ट कर देते थे चीज़ में, पनीर में, और इसके अलावा योगर्ट में वो लोग क्या करते थे, मिल्क को कन्वर्ट करते थे। योगर्ट कहा जाता है दही को। इसके अलावा विनेगर को भी प्रिपेयर किया जाता था। पुराने ज़माने के लोग क्या करते थे, विनेगर को भी प्रिपेयर करते थे फर्मेंटेशन के ज़रिए। और वो किस चीज़ का फर्मेंटेशन करते थे, शुगर सॉल्यूशन का फर्मेंटेशन करते थे और उससे क्या बनाते थे, विनेगर को प्रोड्यूस करते थे। इसके अलावा पुराने ज़माने के जो लोग थे जिनको बेकर्स कहा जाता है, बेकर्स उन लोगों को कहा जाता है जो कि बेकरीज प्रोडक्ट या ब्रीड्स वगैरह जो पकाते हैं उनको बेकर्स कहा जाता है। तो पुराने ज़माने के जो लोग थे, मतलब बेकर्स जो थे, वो क्या करते थे, मुख्तलिफ़ किस्म के बायोटेक्नोलॉजी के टेक्निक्स को यूज़ करते थे और इसी तरह बेकरी प्रोडक्ट और इसके अलावा ब्रीड्स वगैरह, केक वगैरह, ये चीज़ें क्या करते थे, ये चीज़ें प्रिपेयर कर देते थे बायोटेक्नोलॉजी के मुख्तलिफ़ टेक्निक्स को यूज़ करते हुए। तो ये था थोड़ा बहुत बायोटेक्नोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बारे में। अब नेक्स्ट वन आते हैं और इसका डिफिनीशन पढ़ते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी का ये डिफिनीशन जो है इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो डिफिनीशन में उन्होंने लिखा है, द यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिंदा जानदारों को इस्तेमाल करना, आर दियर प्रोडक्ट या उनके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना, फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बींग, इंसानों की फलाह बहबूद के लिए या फ़ायदे के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म को या उनके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना इज़ कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। इसको कहा जाता है बायोटेक्नोलॉजी। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है ह्यूमन वेलफेयर के लिए, इसका एग्ज़ाम्पल हम लेंगे किस चीज़ का, हम यीस्ट को इस्तेमाल करते हैं, यीस्ट को इस्तेमाल करते हैं जो कि क्या है, एक फंजाई है, यूनिसेलुलर फंजाई है। इसको इस्तेमाल किया जाता है फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए। और फंजाई क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, यीस्ट को जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसको फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए यूज़ किया जाता है, बेकरी प्रोडक्ट बनाने के लिए और इसके अलावा केक वगैरह बनाने के लिए। इन सब में क्या कर दिया जाता है, यीस्ट को इस्तेमाल किया जाता है जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर फंजाई है। इसके अलावा लिविंग ऑर्गेनिज्म के प्रोडक्ट को हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर हम एग्ज़ाम्पल लेंगे इंसुलिन का। इंसुलिन जो है इसको बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स के ज़रिए प्रिपेयर किया जाता है और फिर इसको इस्तेमाल किया जाता है डीएम पेशेंट के लिए। डीएम डायबिटीज़ मेलाइटिस, शुगर के मरीज़ जो होते हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इंसुलिन प्रोडक्ट जो हैं ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए क्या कर दिया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है और इसमें बैक्टीरिया को यूज़ किया जाता है जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और फिर वो बैक्टीरिया क्या करता है, इंसुलिन की प्रोडक्शन करता है और इंसुलिन को बाद में डायबिटीज़ मेलाइटिस मतलब शुगर के मरीज़ जो होते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। तो बायोटेक्नोलॉजी की डिफिनीशन क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करना या उसके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना इंसानी फलाह बहबूद के लिए या फ़ायदे के लिए, इसको बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है। अब नेक्स्ट वन आते हैं इसके इम्पोर्टेंट्स की तरफ
और पढ़ते हैं कि इम्पोर्टेंस में क्या लिखा हुआ है। 19वीं सेंचुरी के बाद जब मेंडल के लॉज डिस्कवर हो गए हेरिडिटी के बारे में, तो साइंसदानों ने मज़ीद जीन और करैक्टर के बारे में एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया और इसके नतीजे में बायोटेक्नोलॉजी में मज़ीद एडवांसमेंट हो गई। और इसके बाद 1953 में जब डीएनए का स्ट्रक्चर और फंक्शन डिस्कवर हो गया, तो इससे मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी इमर्ज हो गई, सामने आ गई। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में मुख्तलिफ़ किस्म के टेक्निक्स यूज़ किए जाते हैं, जैसा कि फर्मेंटेशन हो गया, जेनेटिक इंजीनियरिंग हो गया, टिश्यू कल्चर हो गया। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी के हर एक फील्ड में इम्पोर्टेंस मौजूद है। तो अब मुख्तलिफ़ किस्म की फ़ील्ड में बायोटेक्नोलॉजी का क्या इम्पोर्टेंस है, तो इनको बारी बारी यहाँ पर डिस्कस करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल क्या है, थ्योरापेटिक्स। मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ीज़ के इलाज में क्या होता है, बायोटेक्नोलॉजी का इम्पोर्टेंट रोल होता है। यहाँ पर हमने पहले भी डिस्कस कर दिया एग्ज़ाम्पल के तौर पे इंसुलिन को। तो इंसुलिन जो है ये एक बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट है जो कि शुगर की मरीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा डायग्नोस्टिक पर्पसेस में डिज़ीज़ को पहचानने में भी क्या होता है, बायोटेक्नोलॉजी का इम्पोर्टेंस होता है। बायोटेक्नोलॉजी में जो है डीएनए हम कहें या जीन जो होता है, जीन्स जो होते हैं, इनका स्टडी किया जाता है और इनके ज़रिए हम मालूम कर सकते हैं कि आया ये डिज़ीज़ जो है ये जेनेटिक है या ये जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है। तो बायोटेक्नोलॉजी का डिज़ीज़ के डायग्नोस में भी इम्पोर्टेंट रोल होता है। इसके अलावा प्रोसेस्ड फूड में, प्रोसेस्ड फूड किसे कहा जाता है, किसी फूड का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना, दिस इज़ कॉल्ड प्रोसेस्ड फूड। फॉर एग्ज़ाम्पल हम क्या करते हैं, हम ग्लूकोज़ को कन्वर्ट कर देते हैं किस चीज़ में, अल्कोहल में, इथाइल अल्कोहल में, या जिसको हम इथानॉल कहते हैं, इथानॉल। तो अब ये क्या है, प्रोसेस फूड। ग्लूकोज एक किस्म का फूड है और इसको हमने कन्वर्ट कर दिया इथानॉल में फर्मेंटेशन के ज़रिए। तो इसमें भी क्या होता है, बायोटेक्नोलॉजी का इम्पोर्टेंट रोल होता है, फूड को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना। इसके अलावा वेस्ट मैनेजमेंट में भी बायोटेक्नोलॉजी का इम्पोर्टेंट रोल होता है। वेस्ट मैनेजमेंट के लिए हम क्या एग्ज़ाम्पल लेंगे, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरियाज़ को यूज़ किया जाता है और यहाँ पर हम एग्ज़ाम्पल लेंगे एक बैक्टीरिया का जिसका नाम है सूडोमोनास पुतिदा। सूडोमोनास पुतिदा ये एक बैक्टीरिया है जो कि हाइड्रोकार्बन को खाता है और ये इंडिया का एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था आनंद मोहन चक्रवर्ती। इन्होंने इस बैक्टीरिया को आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया था और ये वेस्ट को संभालने के लिए क्या कर दिया जाता है, इसको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा सीवेज ट्रीटमेंट के लिए भी मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरिया को यूज़ किया जाता है। और ये सूडोमोनास पुतिदा जो है ये फर्स्ट मैन मेड बैक्टीरिया है, ये पहली बैक्टीरिया है जो कि ह्यूमन ने इसको आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया था। और वो साइंटिस्ट कौन था, वो इंडिया का था जिसका नाम था आनंद मोहन चक्रवर्ती। नेक्स्ट वन क्या है, एनर्जी प्रोडक्शन। बायोटेक्नोलॉजी का इम्पोर्टेंस एनर्जी प्रोडक्शन में भी होता है। एनर्जी प्रोडक्शन में कैसे होता है, ये इथानॉल जो है, इथानॉल जो है, इथानॉल को एज अ फ्यूल के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। फ्यूल, इसको एज अ फ्यूल भी यूज़ किया जा सकता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, कार वगैरह में इसको यूज़ किया जा सकता है। लेकिन ये इथानॉल जो है ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है और इसके अलावा ये कार वगैरह या व्हीकल जो होता है उसके इंजन को भी डैमेज करवाता है, तो इसलिए इसको आमतौर पे यूज़ नहीं किया जा सकता। हालांकि इथानॉल को एज आ एनर्जी प्रोडक्शन के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है, जिस तरह हम पेट्रोल को यूज़ करते हैं। यहाँ पे ये इथानॉल का स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया है, तो इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ, इथानॉल।
अच्छा, नेक्स्ट वन क्या है, GMO, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। बायोटेक्नोलॉजी जो है इसके ज़रिए हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो जेनेटिक मटेरियल होता है उनमें हम क्या करते हैं, जीन के अंदर मॉडिफिकेशन करते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हम प्रोड्यूस करते हैं। और ये हम प्लांट में भी करते हैं, प्लांट्स में, पौधों में भी हम क्या करते हैं, जेनेटिक मॉडिफिकेशन करते हैं। और इसके अलावा एनिमल्स के अंदर भी हम करते हैं, एनिमल्स, प्लांट्स के अंदर हम इसलिए करते हैं ताकि क्रॉप में क्या कर दिया जाए, मॉडिफिकेशन लाया जाए ताकि वो ज़्यादा पैदावार दे सके। और इसके अलावा एनिमल्स के अंदर भी हम करते हैं जेनेटिक मॉडिफिकेशन, जिस तरह के काऊ के अंदर किया जाता है फॉर लार्ज अमाउंट ऑफ मिल्क प्रोडक्शन। इसके अलावा फॉर मीट प्रोडक्शन, मुख्तलिफ़ किस्म के पर्पज़ के लिए हम क्या करते हैं, जेनेटिक मॉडिफिकेशन करते हैं और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी का रोल ड्रग में भी होता है, जिस तरह हमने यहाँ पे इंसुलिन का एग्ज़ाम्पल दिया था, इंसुलिन, इसके ज़रिए हम दवाइयाँ भी प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा आप लोगों ने नाम सुना होगा इंटरफेरोन ड्रग जो होता है, फीरोन ड्रग जो होता है, ये हेपेटाइटिस के मरीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसको भी जेनेटिक मॉडिफिकेशन के ज़रिए या बायोटेक्नोलॉजी के टेक्निक्स के ज़रिए क्या कर दिया जाता है, इस ड्रग को भी प्रिपेयर किया जाता है। तो यहाँ पर हमने 2 एग्ज़ाम्पल दे दिए किस चीज़ के, ड्रग के। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी का जो रोल होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है, इसके ऊपर मेरा एक अलग वीडियो लेक्चर मौजूद है। अगर इसके बारे में डिटेल में जानना है तो उस लेक्चर को क्या कर दें, आप लोग देख लें। नेक्स्ट वन क्या होता है, टिश्यू कल्चर में भी बायोटेक्नोलॉजी का इम्पोर्टेंट रोल होता है। टिश्यू कल्चर में क्या कर दिया जाता है, एक टिश्यू लिया जाता है और प्लांट वगैरह का, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमने एक टिश्यू ले लिया प्लांट का जो कि बना हुआ है लॉट ऑफ सेल से, और इस टिश्यू के लिए क्या कर दिया जाता है, एक मीडियम प्रोवाइड किया जाता है और फिर इस मीडियम के अंदर इसको रखा जाता है। तो कुछ अरसा बाद क्या होता है, ये सेल जो होते हैं ये एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में क्या हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। इनसे एक इंडिविजुअल बनता है हर एक सेल से। तो इस टेक्निक को टिश्यू कल्चर कहा जाता है। अगर वक्त मिला तो टिश्यू कल्चर के ऊपर हम एक अलग वीडियो लेक्चर भी इंशाल्लाह शूट करवाएंगे। नेक्स्ट वन क्या होता है, फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन जो है इसमें भी बायोटेक्नोलॉजी का एक अहम रोल होता है। फर्मेंटेशन क्या होता है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो अब नेक्स्ट वन आते हैं फर्मेंटेशन की तरफ, और ये था थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो फर्मेंटेशन अब क्या होता है, तो ये फर्मेंटेशन का वर्ड जो है ये 2 कंसेप्ट के लिए यूज़ किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ अ टाइप ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन। सेलुलर रिस्पायरेशन के तौर पर इस वर्ड्स को यूज़ किया जाता है। और दूसरा क्या है, इज़ अ टेक्निक एंड मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में एज अ टेक्निक के तौर पर भी इस लफ्ज़ को यूज़ किया जाता है। आज की वीडियो लेक्चर में हम ये पहला कंसेप्ट जो है एज अ टाइप ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन इसको पढ़ेंगे, और आने वाले लेक्चर में हम इसको एज अ टेक्निक एंड मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डिस्कस करते हैं, सेलुलर रिस्पायरेशन इज अ टाइप ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन। फर्मेंटेशन को इज अ टाइप ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन। अब ये सेलुलर रिस्पायरेशन क्या है, सेलुलर रिस्पायरेशन किसे कहा जाता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन एट सेलुलर लेवल। सेलुलर लेवल पर ग्लूकोज के ब्रेकडाउन को क्या कहा जाता है, सेलुलर रिस्पायरेशन कहा जाता है, या फर्मेंटेशन का वर्ड इसके लिए हम यूज़ करते हैं। अब सेलुलर लेवल पे रिस्पायरेशन जो है ये 2 टाइप का होता है, एनारोबिक रिस्पायरेशन और दूसरा होता है एरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन आप लोग क्लास 9 में भी पढ़ चुके हैं कि एरोबिक रिस्पायरेशन किसे कहा जाता है। एरोबिक रिस्पायरेशन में ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है सेलुलर लेवल पे, लेकिन ऑक्सीजन की मौजूदगी में। और ये फर्दर 3 स्टेप में इसको मज़ीद डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है ग्लाइकोलाइसिस, नेक्स्ट वन होता है
क्रिब्स साइकिल, और थर्ड वन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है। तो ये चीज़ आप लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्लास 9 में। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे एनारोबिक रिस्पायरेशन। अब ये एनारोबिक रिस्पायरेशन क्या है? इसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है, लेकिन ऑक्सीजन के एब्सेंस में। मतलब ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तो इसको एनारोबिक रिस्पायरेशन कहा जाता है, आल्सो कॉल्ड फर्मेंटेशन। और इसके लिए दूसरा वर्ड्स क्या इस्तेमाल किया जाता है? फर्मेंटेशन। अब ये फर्मेंटेशन जो है या एनारोबिक रिस्पायरेशन, ये दो टाइप का होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, और नेक्स्ट टाइप जो इसका है वो है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन को, कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन क्या होता है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इथाइल अल्कोहल को प्रिपेयर किया जाता है। तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होता है, ग्लूकोज जो कि एक 6 कार्बन वाला कंपाउंड है, और यहाँ पर कार्बन के जो एटम्स हैं उनको हमने क्या कर दिया है? ब्लू डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया है। तो यहाँ पर कितने ब्लू डॉट्स हैं? 1 2 3 4 5 6। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन? ये दो स्टेप प्रोसेस है। फर्स्ट स्टेप में ग्लूकोज जो होता है ये कन्वर्ट होता है किस चीज़ में? पायरुविक एसिड में, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, क्योंकि ये 6 कार्बन कंपाउंड है और पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड होता है। तो इसी तरह 6 कार्बन वाला जो कंपाउंड है इससे 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन वाले बन जाते हैं। मतलब 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल बन जाते हैं जो कि 3 कार्बन के होते हैं। और साथ में यहाँ पर क्या होता है? 2 ADP मॉलिक्यूल, ADP मॉलिक्यूल ये कन्वर्ट हो जाते हैं किस चीज़ में? 2 ATP मॉलिक्यूल में, ATP। और साथ में 2 NAD मॉलिक्यूल, NAD पॉजिटिव मॉलिक्यूल ये कन्वर्ट हो जाते हैं किस चीज़ में? 2 NADH2। 2 NAD पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं किस चीज़ में? 2 NADH2 मॉलिक्यूल में। अब ये तो हो गया पहला स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? ये 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल जो है ये क्या करते हैं? ये NADH2 मॉलिक्यूल जो हैं इसका एनर्जी यूज़ करके इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है किस चीज़ में? वापस 2 NAD पॉजिटिव में। और इसका एनर्जी यूज़ करते हैं कौन? ये 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल, और ये कन्वर्ट हो जाते हैं किस चीज़ में? इथानॉल में, इथानॉल, 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथानॉल। ये कितने होते हैं? ये भी 2 होते हैं। लेकिन इथानॉल जो होता है ये 2 कार्बन कंपाउंड है, तो वो तीसरा कार्बन कहाँ पे गया? तो वो तीसरा कार्बन जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में बाहर आ जाता है। तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल थे, तो ये भी क्या हो जाएंगे? 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये होता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। यहाँ पे इथानॉल लास्ट में बनता है जो कि अल्कोहल होता है, और ये यीस्ट के ज़रिए किया जाता है। यीस्ट के ज़रिए ये किस तरह किया जाता है? तो यहाँ पर मैंने एक सिंपल सा बीकर बना दिया है। फॉर एग्जांपल इसके अंदर हमने डाल दिया है क्या? इसके अंदर हमने डाल दिया है फ्लोर, आटा। और इस आटे के अंदर हमने क्या कर दिया? इसके अंदर हमने डाल दिया यीस्ट। ये फॉर एग्जांपल क्या है? यीस्ट। और इस यीस्ट का बायोलॉजिकल नेम होता है सैकेरोमाइस सेरेवाइसी। यहाँ पे मैंने शॉर्टकट में लिख दिया SC, सैकेरोमाइस सेरेवाइसी। इस यीस्ट को क्या कर दिया जाता है? जो कि एक फंगस है, इसको डाल दिया जाता है फ्लोर के अंदर, आटे वगैरह के अंदर। और ये किस पर्पज़ इसके लिए क्या कर दिया जाता है? अल्कोहल फॉर्मेशन के लिए, अल्कोहल फॉर्मेशन के लिए। इसके अलावा इथानॉल फ्यूल के लिए। इस अल्कोहल को हम इथानॉल का नाम भी देते हैं। ये इथानॉल क्या है? यही अल्कोहल है। तो अल्कोहल के प्रोडक्शन के लिए इस प्रोसेस को यूज़ किया जाता है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की को। इसके अलावा इथानॉल फ्यूल के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है, इथानॉल
इथानोल फ्यूल, इथानोल फ्यूल। लेकिन वो मैंने स्टार्ट में बता दिया कि इथानोल को आजकल एज आ फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि ये क्या करती हैं, व्हीकल के इंजन को ख़राब कर देती हैं। और दूसरा ये कि ये एक्सपेंसिव भी है, इसको हम इतना ज़्यादा मकदार में किस तरह प्रिपेयर करेंगे कि सारी वर्ल्ड के जो व्हीकल है उसको चलाया जा सके इथानॉल के ज़रिए। तो इसको आमतौर पे यूज़ नहीं किया जाता। थर्ड वन जो होता है, इसको ब्रीड फॉर्मेशन के लिए, ब्रीड रोटी पकाने के लिए भी या रोटी के फर्मेंटेशन के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है, इस अल्कोहलिक फर्मेंटेशन को। इसके अलावा बेकरी प्रोडक्ट बनाने के लिए भी और केक वगैरह जो होते हैं उनके प्रोडक्ट को बनाने के लिए भी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन को यूज़ किया जाता है। यहाँ पे मैं आप लोगों से एक सवाल भी पूछूंगा, आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए अगर किसी को पता हो। अगर ना हो तो फिर मैं आप लोगों को कमेंट के ज़रिए इसका जवाब दूंगा। ब्रीड जो होता है रोटी, उसको फर्मेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, यीस्ट मतलब सकेरोमाइस सेरेवाइसी फंगस जो है इसके अंदर डाल देते हैं। तो ये क्या करता है यीस्ट, ये तो एंड में अल्कोहल को भी प्रिपेयर करता है। तो ये फ्लोर जब हम खाते हैं तो फिर हमें इस इथाइल अल्कोहल से हमें सेडेशन क्यों नहीं होता, ये आप लोगों के लिए सवाल हो गया। नेक्स्ट वन प्रोसेस जो है वो है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो है ये भी सिमिलर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की तरह होता है, और ये भी 2 स्टेप का प्रोसेस होता है। फर्स्ट स्टेप में क्या कर दिया जाता है, ग्लूकोज मालिक्यूल जो होता है वो 2 पायरुविक एसिड मालिक्यूल में कन्वर्ट होता है, और साथ में 2 ADP मालिक्यूल जो होते हैं उनसे 2 ATP प्रोड्यूस हो जाता है, और साथ में 2 NAD मालिक्यूल जो है उससे 2 NADH2 मालिक्यूल बनते हैं। और फिर पायरुविक एसिड जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं किस चीज़ में, लैक्टिक एसिड में। इथानॉल की बजाय वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं, लैक्टिक एसिड में। तो ये हो गया लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। सेम इसी तरह 2 स्टेप प्रोसेस है जिस तरह अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है। और ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है ये योगर्ट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और बैक्टीरिया के ज़रिए किया जाता है। अब योगर्ट बनाने में ये किस तरह इस्तेमाल होता है, तो इसको अभी हम यहाँ पर एक डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमने एक छोटा सा बीकर लिया हुआ है, और इस बीकर में क्या मौजूद है, इसके अंदर मिल्क मौजूद है। मिल्क के अंदर फॉर एग्जांपल हमने क्या डाल दिया है, मिल्क डाल दिया है। तो मिल्क को योगर्ट कन्वर्ट करने के लिए क्या कर दिया जाता है, इसके अंदर 2 किस्म के बैक्टीरिया डाल दिए जाते हैं। यहाँ पर मैंने एक को रेड कलर से रिप्रेजेंट कर दिया है और दूसरे को ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट कर दिया है। ये रेड कलर का जो बैक्टीरिया है इसको मैंने नाम दे दिया कि ये क्या है, लैक्टोबैसिलस बुल्गारिकस। ये क्या है, लैक्टोबैसिलस बुल्गारिकस। और ये दूसरा जो है इसको मैंने नाम दे दिया स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोपाइल। इसको मैंने नाम दे दिया स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोपाइल। ये 2 बैक्टीरिया यूज़ किए जाते हैं मिल्क को योगर्ट में कन्वर्ट करने। तो मिल्क के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है वो लैक्टोज होता है, और लैक्टोज जो है ये डाइसैकेराइड होता है। डाइसैकेराइड क्या होता है, ये 2 मोनोसैकेराइड से बनता है, ग्लूकोज से और गैलेक्टोज मालिक्यूल जो होता है इन दोनों से बनता है। तो ये 2 बैक्टीरिया क्या करते हैं, इस लैक्टोज के ऊपर अमल करते हैं और इस लैक्टोज को ये कन्वर्ट कर देते हैं किस चीज़ में, लैक्टिक एसिड में। जिस तरह यहाँ पे हमने लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन पढ़ लिया कि पहले ग्लूकोज होता है, फिर 2 पायरुविक एसिड मालिक्यूल, लास्ट में क्या बनता है, लैक्टिक एसिड। तो यहाँ पर हमने डायरेक्टली क्या कर दिया, लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया। अब ये लैक्टिक एसिड जो बन जाता है इस मिल्क के अंदर, तो ये लैक्टिक एसिड जो है ये मिल्क के जो प्रोटीन होते हैं उसके ऊपर एक्ट करता है, और उन प्रोटीन को क्या करता है, उन प्रोटीन को ये कोगुलेट कर देता है, उनको मुंजमद कर देता है। तो जब प्रोटीन मुंजमद हो जाते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं किस चीज़ में, योगर्ट में, और उससे बन जाता है दही। और इसी तरह योगर्ट के फॉर्मेशन से क्या होता है, मिल्क को एक स्पेसिफिक टेस्ट भी मिल जाता है, और साथ में एक स्पेसिफिक टेक्सचर, एक बनावट भी मिल जाता है। योगर्ट दही आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह होता है।
तो इसी तरह मिल्क का फर्मेंटेशन किया जाता है। एक दूसरा वर्ड है बार बार यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, कर्ड। ये कर्ड वर्ड भी बाज़ जगहों पे इस्तेमाल हुआ है और साथ में योगर्ट वर्ड भी इस्तेमाल हुआ है। तो कर्ड और योगर्ट जो हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, इसको हम एक अलग वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ये दोनों जो होते हैं इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस इसमें पाया जाता है। वो डिफरेंस जो है वो मैं आप लोगों के लिए क्लियर करूँगा। तो ये था थोड़ा बहुत फर्मेंटेशन के बारे में। फर्मेंटेशन जो होता है इसके साइंस को स्टडी करने के लिए जो वर्ड्स इस्तेमाल होता है उसको कहा जाता है जाइमोलॉजी। जाइमोलॉजी। फर्मेंटेशन को स्टडी करने के लिए जो वर्ड्स इस्तेमाल होता है या इसके साइंस को स्टडी करने के लिए कौन सा वर्ड्स यूज़ होता है, जाइमोलॉजी। द साइंस ऑफ फर्मेंटेशन इज कॉल्ड जाइमोलॉजी। फर्मेंटेशन का जो साइंस है उसको जाइमोलॉजी कहा जाता है। तो ये था थोड़ा बहुत बायोटेक्नोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बारे में, डिफिनीशन के बारे में, इंपॉर्टेंस के बारे में और थोड़ा बहुत फर्मेंटेशन के बारे में। उम्मीद है समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इंशाल्लाह फर्मेंटेशन प्रोडक्ट्स पढ़ेंगे।